जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं साइंस में ध्वनि यानी साउंड पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो ध्वनि चलती है ना, तो ध्वनि चलती है तो अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव जो होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, ये जो दो तरंग थी ध्वनि की, आज हम लोग उसी तरंग में जानेंगे कि ये महत्वपूर्ण पद क्या होते हैं, है ना। जो ध्वनि तरंग है, इस ध्वनि तरंग के अंतर्गत इतनी सारी महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, और हम लोग इस पद में यानी ये चाल सब कुछ निकालना सीखेंगे कि आखिर में कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स में मैं आपको कराऊंगा, बट इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये ध्वनि के पद क्या क्या कहलाते हैं। ठीक है, यानी साम्य स्थिति क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, आयाम क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है और चाल क्या होता है। तो चलिए एक एक को पहले डिटेल्स के साथ आपको समझाता हूं। पहले एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहला है साम्य स्थिति। क्या है साम्य स्थिति? तो लिखता हूं साम्य स्थिति। ठीक है, साम्य स्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी साम्य स्थिति। अब समझते हैं कि आखिर में साम्य स्थिति है क्या। देखिए, ये एक पिक्चर बना रहा हूं। ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव का है। किसका है? ट्रांसवर्स वेव का बनाता हूं। देखिए ऐसे। ठीक है, चलिए आपने देखा कि ये ट्रांसवर्स वेव है। अब आप देखिए, ये यहाँ से ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला लाइन है ना, ये लाइन। ठीक है, यहाँ से ऊपर ऊपर जाने पर ये धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और इससे नीचे की तरफ जाने पर ये ऋणात्मक होता है। पॉइंट समझ में आया? यानी इस जो लाइन दिख रही है, रेखा दिख रही है, बिंदु है ना, ये वाली बिंदु पूरी, यहाँ पे ये बिंदु है ना, तो इस बिंदु से ऊपर जाने पर धनात्मक होता है और नीचे जाने पर ऋणात्मक होता है। तो ये धनात्मक है, इसलिए इसको बोल देते हैं धनात्मक विस्थापन। क्या बोलते हैं? धनात्मक विस्थापन। समझिए पहले कॉन्सेप्ट। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं ऋणात्मक विस्थापन। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक विस्थापन यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर हुई? लेकिन हम जान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी साम्य स्थिति क्या होता है। तो आप देखिए, आप जो ये बिंदु देख रहे हो, इस बिंदु है ना, ये बिंदु आगे की तरफ गई हुई है ना। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये पॉजिटिव में विस्थापन इसी बिंदु से हुआ है और इसी बिंदु से निगेटिव में विस्थापन हुआ है, फिर से इसी बिंदु से पॉजिटिव में विस्थापन हुआ है। मतलब कि सपोज करिए कि आपके पास एक घड़ी है पेंडुलम वाली। क्या है? पेंडुलम घड़ी है जो यहाँ पे लटकी हुई है ना, पेंडुलम ये लटका हुआ है। ठीक है, अब ये पेंडुलम जो है कि कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, फिर पुनः आ रहा है, फिर पुनः ऐसे हो रहा है, बार बार ऐसे हो रहा है। ठीक है, पेंडुलम है वो बार बार ऐसे हो रहा है, जा रहा है ना, ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बार बार इस रेखा पे जरूर आ रहा है ना। जब यहाँ पे जा रहा है, फिर भी यहाँ से, फिर पुनः जब रिटर्न आएगा तो फिर इसके सामने आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे से जब रिटर्न आएगा तो फिर इसके सामने आएगा। तो ये सामने आ रहा है ना, इस स्थिति को ही बोलते हैं साम्य स्थिति। क्या बोलते हैं? साम्य स्थिति। बस वही आप देखिए, यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे आया है ना, इसी लाइन पे आया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर से इसी लाइन पे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर से इसी लाइन पे आया। तो ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है,
इसी बिंदु को बोलते हैं साम्य स्थिति। क्या बोलते हैं? साम्य स्थिति। बात क्लियर हो गई? मतलब कह सकते हैं कि ऐसा बिंदु, क्या लिखेंगे डिफिनीशन, कि ऐसा बिंदु जिस बिंदु के दोनों तरफ, है ना, ऐसा बिंदु जिस बिंदु के दोनों तरफ क्या करते हैं, कण कंपन करते हैं, उस बिंदु को ही साम्य स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्य स्थिति कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो फिर से क्या बोलेंगे कि ऐसा बिंदु, है ना, ऐसा बिंदु जिसके दोनों तरफ, है ना, ऐसा बिंदु जिसके दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ कण, है ना, कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं या गति करते हैं, उस बिंदु को ही साम्य स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्य स्थिति कहते हैं। आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि विस्थापन क्या होता है। ठीक है, साम्य स्थिति समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब देखिए विस्थापन क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको रफ करता हूँ और लिखता हूँ विस्थापन, है ना। क्या लिखेंगे? तो विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। और विस्थापन को क्या बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन को क्या बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर हो गई? चलिए अब देखिए, अब आप देखेंगे कि जो ये साम्य स्थिति था, ये क्या है? साम्य स्थिति, क्योंकि इसी के ऊपर और इसी के नीचे जा रही है, तो क्या है? साम्य स्थिति, है ना। क्या है ये? साम्य स्थिति। तो देख रहे हैं जो साम्य स्थिति है, ठीक है ना, साम्य स्थिति से जितनी ऊपर जा रही है ना, है ना, जितना ये ऊपर जा रहा है, देखिए यहाँ पे जितनी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये कहीं भी साम्य स्थिति से जो कंपन करने वाली जो कण है ना, कंपन करने वाली जो कण जितनी ऊंचाई तक जाएगी या जितना नीचे तक जाएगा, किसी भी बिंदु पर, कहीं भी बिंदु पर, देखिए ये किसी भी बिंदु पर या यहाँ पे कहीं भी किसी भी बिंदु पर, है ना, साम्य स्थिति से जो दूरी होगा ये, है ना, वही विस्थापन कहलाता है ना। समझिए कि जो तरंग साम्य स्थिति से ऊपर या नीचे इधर उधर जा रही थी, तो साम्य स्थिति से किसी भी तरंग के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। मान लीजिए कि ये है एक बिंदु, तो तरंग के साम्य स्थिति से ये बीच की दूरी क्या कहलाएगी? यही विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यही विस्थापन कहलाएगी। ध्यान सुनिए, ये क्या कहलाएगी? तो विस्थापन कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि साम्य स्थिति से, है ना, जो कण कंपन कर रही है, उसका साम्य स्थिति से दूरी क्या कहलाएगी? किसी भी बिंदु पे दूरी क्या कहलाएगी? वो विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। मतलब कि अगर ये कण यहाँ तक गया है, तो इस साम्य स्थिति से अगर ये वाला दूरी मेजरमेंट किया जाए, ये क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। अगर यहाँ पे एक कण है सबसे बीच में, है ना, दोनों तरफ से बीच में, तो ये हो जाएगा, ये भी क्या है? तो विस्थापन है। ये क्या है? विस्थापन है। बात समझ में आ गई कि साम्य स्थिति से कण जो है कि कहां तक जा रहे हैं, कहां तक कंपन कर रहे हैं और नीचे भी कहां तक कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। बात क्लियर होगी? चलिए अब हम समझते हैं आयाम। क्या समझते हैं? आयाम। क्लियर? तो चलिए इसे हटा देता हूं। देखिए अब समझते हैं कि आयाम क्या होती है ना। आयाम, आयाम को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। समझिए आयाम क्या होता है। आपने देखा कि साम्य स्थिति से जो कण जा रही थी ना, उससे उसकी जो दूरी है ना, साम्य स्थिति और कणों के बीच की दूरी, वो क्या कहलाई? विस्थापन कहलाई। लेकिन साम्य स्थिति से अधिकतम कणों के बीच की दूरी, यानी सबसे बड़ी वाली जो बीच की दूरी होगी ना, वो क्या कहलाएगी? विस्थापन। यानी बड़ी वाली बीच की जो दूरी होगी वो विस्थापन होगी, और अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? तो आयाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। यानी साम्य स्थिति से, ध्यान सुनिए, साम्य स्थिति से जो तरंग है, तरंग के कणों का अधिकतम विस्थापन, क्या चीज? अधिकतम विस्थापन। देखिए ये भी विस्थापन है, ये भी विस्थापन है, ये भी विस्थापन है, ये बीच वाला भी विस्थापन होगा, ये भी विस्थापन होगा, ये भी विस्थापन होगा। तो आप देखिए कि ये अधिकतम विस्थापन है, इसके ऊपर अब विस्थापित नहीं हुआ है ना। साम्य स्थिति के दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ जो अधिकतम विस्थापन हो रहा है, क्या हो रहा है? अधिकतम विस्थापन हो रहा है। यहाँ भी अधिकतम ये विस्थापन है। इस अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। बस यही पॉइंट याद रखना है
कि साम्य स्थिति से जो तरंग के कण है वो अधिकतम कहाँ तक विस्थापित हो रहे हैं, वही क्या कहलाएंगे, एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाएंगे। और यही आयाम एक प्रकार का विस्थापन भी है। यही अधिकतम विस्थापन हो गया। सब देखिए इस पूरे ड्राइंग में आपको दिख रहा हो कि ये वाला सबसे ज्यादा दूर तक क्या है, इसलिए अधिकतम विस्थापन वाले को क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे, और बाकी सब क्या है तो विस्थापन है। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ। देखिए तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेव लेंथ। तो देखिए नेक्स्ट पिक्चर बनाता हूं यही वाला फिर से, कि देखिए ये है और देखिए बन गया। चलिए अब समझते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या समझते हैं, तरंग दैर्ध्य यानी वेव, ठीक है, वेव लेंथ। देखिए तरंग दैर्ध्य, अब देखिए इसमें बात समझिए, ये अधिकतम जो विस्थापन हो रहा था, ये अधिकतम विस्थापन ये ऊपर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी विस्थापन हो रहा है इधर नीचे की तरफ, है ना, ठीक है, ऊपर की तरफ फिर से विस्थापन। इसे क्या बोलते थे, याद है ना, इस दूरी को क्या बोलते हैं तो आयाम बोलते हैं। दूरी को क्या बोलते हैं, आयाम। ये अधिकतम विस्थापन वाला जो बिंदु है ना, इसे ही क्या बोलते हैं, या ऊपर की तरफ गया हुआ ये जो तरंग आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं, श्रृंग, ठीक है। और नीचे की तरफ जो गया हुआ है इसे बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। बात समझ में आया। ऊपर वाला क्या है तो श्रृंग, और नीचे वाला क्या है ये गर्त। ये बात समझ में आ गई। तो आपको एक चीज याद रखना है कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि दो निकटतम, है ना, ये श्रृंग है और ये श्रृंग है, दो निकटतम श्रृंगों के बीच की दूरी, है ना, ये दो निकटतम श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, यानी वेव लेंथ कहलाता है। बात समझ में आ गई। दो निकटतम श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, या दो निकटतम गर्तों के बीच की दूरी, देखिए ये गर्त है तो इस गर्तों के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य को लेमडा से दिखाते हैं, किससे, लेमडा से। याद रखिएगा कि तरंग दैर्ध्य को लेमडा से दिखाते हैं, किससे, लेमडा से दिखाते हैं। बात क्लियर हुई। तो आप डिफिनीशन इसका कैसे लिखोगे तरंग दैर्ध्य का, कि दो श्रृंगों तथा दो गर्तों के बीच की दूरी, है ना, दो निकटतम श्रृंगों तथा दो निकटतम गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, वेव लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ कहलाता है। बात क्लियर हो गई। इसे हम लेमडा से दर्शाते हैं। अब बताइए दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की अगर दूरी है तो बताइए इसका मात्रक क्या होगा। दूरी अगर है तो इसका मात्रक क्या होगा, आपको पता है, मीटर होगा। क्या होगा, मीटर होगा। इसे किससे दिखाते हैं तो लेमडा से दिखाते हैं। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है तरंग दैर्ध्य के बारे में, यानी वेव लेंथ के बारे में। चलिए नेक्स्ट समझते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। चलिए इसे हटा दूं। देखिए आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, है ना, समझिए। इसको भी समझते हैं, बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल चीजें समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए आवृत्ति, है ना, क्या चीज, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए आवृत्ति समझिए। देखिए आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति कुछ नहीं है, ठीक है, तो समझिए क्या है। बस एक बार समझ जाएंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं कभी। देखिए, है ना, एक सेकंड में, है ना, एक सेकंड में तरंग के कणों द्वारा, है ना, एक सेकंड में तरंग के कणों द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, है ना।
देखिए 1 सेकंड में जो तरंग के कण है ना, देखिए सपोज करिए, देखिए यहाँ पे ये समझिए कि कण है, 1 सेकंड में जितनी बार ये कंपन कर पाया है ना, जितनी बार 1 सेकंड में ही करना है, तो 1 सेकंड में तरंग के कणों द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को ही क्या कहलाते हैं, आवृत्ति कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में जितने कण जितनी बार मूवमेंट्स कर पाए 1 सेकंड में ही सिर्फ, वो क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, इस आवृत्ति का जो मात्रक होता है ना, मात्रक, वो हर्ट्ज है। क्या है वो हर्ट्ज है। याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज है। ठीक है, इसे हम किससे दिखाते हैं, तो न्यू से। किससे, न्यू से, है ना, इसे हम न्यू से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यू से दर्शाते हैं, है ना, आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, और यह 1 सेकंड में तरंग के कणों के द्वारा किए गए कंपनों की जो संख्या होती है ना, वो क्या कहलाती है, तो आवृत्ति कहलाती है ना। 1 सेकंड में ही जो कण होंगे ना वही गति करेंगे, सिर्फ 1 सेकंड में ही, याद रखिएगा। तो अब ये हो गया हमारा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पूरा कंप्लीट। आपको ये चीजें याद रखना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना इसका न्यूमेरिकल, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से और चीजें समझ में आएगा कि इसका न्यूमेरिकल्स आता कैसे है। आज जो है कि ध्वनि के तरंग के जो पद है ना वो सब जानेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका इसका न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स आते कैसे हैं एग्जाम में। चलिए, हो गया, इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, बात क्लियर होगी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आवर्तकाल। क्या पढ़ते हैं, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। क्या पढ़ते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल ठीक है, टाइम पीरियड है ना, आवर्तकाल। देखिए अब समझते हैं कि आखिर में आवर्तकाल क्या होता है। समझिए, देखिए मैं अगर ये कहूं कि उसमें क्या था, आवृत्ति में क्या था, आवृत्ति और आवर्तकाल में बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि गलतियां कर देते हैं। आवृत्ति में याद रखना है कि 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में तरंग के कणों के द्वारा किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है कि एक कंपन करने में, है ना, एक कंपन करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। फिर से नोट करिए कि एक कंपन करने में, ठीक है, एक कंपन पूरा करने में जो लिए गए समय है ना, लिया गया जो समय है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। बात क्लियर हो गई। तो लिख देंगे कि एक कंपन को पूरा करने में ठीक है, करने में कणों के द्वारा लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है ना। एक कंपन को पूरा करने में कणों के द्वारा लिया गया जो समय है ना वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। अगर एक कंपन कर रहा है, एक कंपन का मतलब क्या है ना, एक कंपन। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए ये एक कण है, समझिए, ये कण यहाँ गया, ठीक है, फिर आया, फिर आगे गया, फिर आया। अब आप देखेंगे कि एक कंपन कंप्लीट हो गया। समझिए कैसे, देखिए ये कण था यहाँ पे, देखिए ये कण है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे गया तो आधा चक्कर, ठीक है, पुनः आएगा, फिर ये आधा, फिर आगे जाएगा और फिर ये आएगा। यानी आपने देखा कि एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, एक कंपन कंप्लीट कर लिया। तो इसमें कंप्लीट करने में जितना समय लिया जाएगा ना उसे क्या कहेंगे, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। इसे हम टी से दर्शाते हैं। किससे, कैपिटल टी से। इसका जो मात्रक है ना, ध्यान रखिएगा, इसका जो मात्रक है वो है सेकेंड। क्या है, सेकेंड, क्योंकि ये समय है। क्या है, ये समय है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, ठीक है, इसका जो मात्रक है वो क्या है, सेकेंड है, यानी समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसलिए आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड का मात्रक भी क्या होगा, तो
सेकेंड होगा। बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है कि देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख देता हूं कि जो आवर्त काल होता है ना, आवर्त काल, ठीक है, आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, जो आवर्त काल होता है ना वो आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए t बराबर 1/, है ना, न्यू, है ना, ये बात समझ में आ गई। t क्या है? तो आवर्त काल, टाइम पीरियड, है ना, आवर्त काल बराबर 1/आवृत्ति, है ना। न्यू क्या है? तो आवृत्ति। मैंने वही समझाया कि जो आवर्त काल होता है ना आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि आवर्त काल बराबर 1/आवृत्ति या आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ये एक फार्मूला है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, ये जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो समझ में आ गया कि आवर्त काल जो है कि आवृत्ति का क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समझिए, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए अगर आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो आवर्त काल क्या होगा? देखिए आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो आवर्त काल कम हो जाएगा, बेसिक सी बात है ना। अगर ये कण है, समझिए, कण में कण को खूब तेज करेंगे तो सोचिए टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टाइम कम लगेगा, है ना। कण में आवृत्ति खूब मूवमेंट होगी, अगर तेज होगी तो टाइम कम लगेगा, और धीरे धीरे मूवमेंट्स होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। बात यही है। तो आवृत्ति बढ़ाओगे यानी चलने की शक्ति तेज करोगे तो समय कम लगेगा, और क्या करोगे? शक्ति को धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे चलाओगे तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है कि आवृत्ति बढ़ती है तो आवर्त काल घटता है, और आवर्त काल अगर बढ़ता है तो आवृत्ति घटती है। बात क्लियर होगी। चलिए अब देखिए कॉन्सेप्ट, अब चलते हैं 7वां नंबर यानी चाल, है ना। क्या चीज? चाल। इसे हटा दूं। चलिए अब देखते हैं चाल। चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। तो देखिए अब देखते हैं चाल क्या है। तो समझिए, चाल यानी स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? स्पीड। समझिए तरंग है ना, जो तरंग जो है कि जितना दूरी चल रहा है ना, है ना, तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी, है ना। तरंग के द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। बात समझ में आ गई? तरंग के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। देखिए तो बस इतना सा ही पॉइंट याद रखना है। चाल को भी से दर्शाते हैं, और चाल का मात्रक जो है कि आपको पता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए तो अब देखिए ये चाल किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? तो ध्वनि का। ध्यान सुनिए, किसका पढ़ रहे हैं? ध्वनि का। ठीक है, यानी सीधी सी बात कह सकते हैं तरंग का, है ना, क्योंकि ध्वनि भी क्या है? तरंग है, तो तरंग की चाल। बात समझ में आ गई। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि तरंग के चाल का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा v बराबर लेमडा न्यू, है ना। लेमडा क्या है? तो देखिए v क्या है? तो स्पीड। स्पीड हमने देखा कि स्पीड क्या? तो तरंग की चाल। अब लेमडा क्या है? तो आपको पता है तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ। क्या है? वेव लेंथ। ठीक है, चलिए उसके बाद न्यू क्या है? तो बताइए, अभी आपने हम देखा था फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, है ना। भी क्या है? तो चाल। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य, और न्यू क्या है? तो आपका आवृत्ति। याद रखिएगा भी बराबर, है ना, लेमडा न्यू होता है। किसका? स्पीड अगर ज्ञात करना हो, आपके सामने क्वेश्चंस में कराऊंगा तो चीजें प्रयोग करना सिखा दूंगा। मैंने आपको 2 फार्मूले बताया, कौन कौन सा, फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा कि t बराबर 1/न्यू, है ना, और दूसरा फार्मूला बताया कि आपका ये चाल वाला बताया v बराबर लेमडा इंटू न्यू। ये 2 फार्मूले, दोनों फार्मूले से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत धुएंधार करने वाले हैं। ध्वनि से रिलेटेड आपको 2 फार्मूले सिर्फ याद रखना है, और इन दोनों फार्मूले से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कब चाल किसका लेना है ना। तो याद रखिए, अभी मैंने हम लोग पीछे पढ़े थे अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, वहां यहाँ से फिर से बताऊंगा कि चाल आपको क्या रखना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये था ध्वनि तरंग के संबंधित जो पद थे ना, वो मैंने कोशिश किया कि आपको सिंपल से सिंपल वे में समझा सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।